ईरान को हमने क्यों छोड़ दिया और ईरान के ऊपर आक्रमण हुआ तो हम खामोश बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भाई शांति होनी चाहिए, शांति शांति की पहल आपने की। आप तो इस पोजीशन में है ना कि ईरान भी आपका दोस्त है, इसराइल भी आपका पक्का दोस्त है, अमेरिका भी आपका दोस्त है। तो कौन पहल कर सकता था इसमें शांति लाने के लिए? सबसे बेहतर स्थिति में तो भारत था। तो भारत ने कोई पहल की क्या? खाली एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि भाई युद्ध रुकना चाहिए और ये करना, शांति स्थापित होनी चाहिए, वो नाकाफी है मैं मानता हूं। जब आपके दो मित्र, खास मित्र, आवश्यक मित्र आपस में लड़ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बीच बचाव करें और युद्ध को रोकें। यशवंत सिन्हा साहब, मोदी पे बात हो गई, बीजेपी पे बात हो गई। बीजेपी मोदी कहती है कि आपको सत्ता में जगह नहीं दी तो आप इसलिए आग उगलते हैं, जबकि आप खुल के उगलते हैं। वो अनुभव बयान करते हैं। मेरा जो अपना अनुभव है, 90 से सर मैं आपको देख रहा हूं। बहुत छोटा था, जर्नलिज्म शुरू किया था और अब 2026 चल रही है, 36वां साल चल रहा है सर। आपने ब्यूरोक्रेट की हैसियत से भी जीवन को जिया है, जिसमें कहते हैं कि साम दाम दंड भेद की ब्यूरोक्रेसी भारत की जो है वो भारत की राजनीति को चलाती है। आप उसके भी पार्ट रहे हैं, फिर आप राजनेता भी बने, वित्त मंत्री और देश के विदेश मंत्री बने। वित्त मंत्री बनना तो सर देश तक की सीमाओं को आप रह गए, चलो हमें कैसे अर्थव्यवस्था बना के चलनी देश की। लेकिन सर विदेश मंत्री की जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा बन जाती हैं। दुनिया से संबंध आपकी ही जिम्मेदारी होती है किसी देश के विदेश मंत्री की। छोड़ दीजिए सर, अब आपने बात कही, मैंने सुनी। जो लोग कहते हैं कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, उनको आपने जवाब दे दिया कि भाई मैं कड़वा नहीं बोलता हूं, नहीं मैं नहीं सच बोलता नहीं, हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो लोग ये कहते हैं कि पद नहीं मिला इसलिए मैं मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता हूं, वो लोग सरासर गलत हैं। वो इस बात को भूल रहे हैं कि मेरी 12 साल की नौकरी बाकी थी आईएएस में। हर प्रमोशन जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिलता रहा था मुझे। उसके बाद ही 12 साल की नौकरी आईएएस की छोड़कर मैं आया राजनीति में, जो एक बहुत ही अनिश्चित क्षेत्र है, और धक्के खाए, धूल फांके, तब जाकर कहीं मैं आगे धीरे धीरे करके बढ़ा राजनीति में। उसके बाद आपको याद होगा वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे बुलाया राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के लिए। किस पद का? राज्य मंत्री का। आईएएस छोड़े हुए मुझे कितने साल हुए थे? 5 साल। लेकिन मैंने राज्य मंत्री का शपथ लेने से इनकार कर दिया, वापस लौट आया राष्ट्रपति भवन से, इसलिए कि मुझे लगा कि पार्टी में मेरी जो पोजीशन थी उसको देखते हुए मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए। तो इसलिए वो छोड़ दिया हमने। तो बराबर तो हमने छोड़ने का काम किया है। और ये अगर कुछ लोग कहते हैं कि मैं पद के पीछे भागता हूं, तो इससे बढ़ के और कोई बकवास हो ही नहीं सकती है। सर बहुत अच्छा लगा यशवंत सिन्हा साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते पे। इसलिए नहीं कि मैं कोई दबाव महसूस करता हूं या मैं आपके पक्ष का पाले का हूं, विपक्ष का किसी का, मैं पक्ष विपक्ष किसी का नहीं, मैं संतुलित मानसिकता का पत्रकार हूं, रहना चाहता हूं। अब सर ये है कि जंग शुरू करी है इजराइल और अमेरिका ने, खत्म कौन करेगा, कब करेगा और कैसे होगी, ये मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से। उस स्तर का जवाब चाहता हूं सर। तो मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसको खत्म करेगी अमेरिका की पब्लिक। आपको सुनकर शायद अटपटा हाँ लगे कि मैं क्या हाँ, बात कर रहा। मैं सर चौंक गया। हाँ, क्योंकि अगर आपने घटनाओं का क्रम देखा है तो इस युद्ध के खिलाफ अमेरिका में पुशबैक जिसको कहते हैं वो शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। यूएस कांग्रेस में है जहां पर कि युद्ध की अनुमति के लिए जाना ही पड़ेगा ट्रंप को। वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि युद्ध बेकार है, अमेरिका को युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन जो है वो ट्रंप को बाध्य करेगा इस बात के लिए कि वो इस युद्ध को रोकें। और उसके लिए कैसे रोकेंगे, ये उपाय वो ढूंढें। और आप ये मत भूलिए कि अभी हम लोग मार्च में बात कर रहे हैं, नवंबर में 6 महीने के बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे। आप जानते हैं कि उसमें राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है,
लेकिन राज्य के गवर्नर्स का होता है, सेनेट और कांग्रेस का होता है। तो और उस चुनाव में अगर राष्ट्रपति की पार्टी हार जाती है तो राष्ट्रपति क्या हो जाता है? वो लेम डक हो जाता है, यानी कि उसकी अथॉरिटी एकदम सीमित हो जाती है, और वो अगला 2 साल जो है उसके टर्म का, वो एक तरह से बेकार हो जाता है उसके लिए। तो ये जो है मध्यावधि चुनाव अमेरिका में नवंबर में होगा। उसके पहले से, अभी से ही एक तरह से शुरू हो गया है। बहुत सारी नामी हस्तियां हैं अमेरिका में जो इसका विरोध कर रही हैं, इस युद्ध का। और ये दबाव बनेगा ट्रम्प के ऊपर कि आप रास्ता खोज के तुरंत इस युद्ध से बाहर होइए। तो कौन बंद करेगा? अमेरिका की जनता बंद करेगी। सर, इजराइल भी क्या पहल कर सकता है इस युद्ध से थकने के बाद? क्योंकि खामैनी जो थे वो मेन टारगेट थे अमेरिका और इजराइल का, जो कि शहीद हो गए हैं खबरों के मुताबिक। तो ऐसे में क्या सर इजराइल भी जा सकता है अमेरिका के पास कि भाई जो पर्पस था सॉल्व हो गया है? रिजिम तो नहीं बदलेगी सर, ईरान इतना हल्का नहीं, देश नहीं है। नहीं है। आपने कहा कि ईरान हल्का देश नहीं है। इन लोगों ने अगर ये सोचा था कि खamenei के मारने के बाद वो लोग, हमें ईरान के लोग सड़कों पर उतर के जश्न मनाने लगेंगे, तो ये बिल्कुल गलत साबित हुआ ना। लोग शोक मनाते हुए दिखे ईरान की सड़कों पर। तो इसलिए इनका रेजीम चेंज का जो फॉर्मूला था वो फेल कर गया। वहां पर आज के दिन भी एक रेजीम है जो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो जिसके नेता खेमनेई हुआ करते थे। तो इसलिए रेजीम चेंज नहीं हुआ। और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि जो ईरान है वो कोई दुग्गी तिग्गी देश नहीं है। बड़ा देश है, पुरानी सभ्यता का देश है। इतनी आसानी से उसको दबा के और जैसे चाहे मोड़ लेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच थी अगर थी तो इसलिए रेजिम चेंज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। ईरान अंतिम दम तक लड़ेगा, और इस युद्ध से इजराइल और अमेरिका थकेंगे, ईरान नहीं थकेगा। और अगर ईरान नहीं थकेगा तो ये बात आप भी सही कह रहे हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूं, अगर आज आप चेयर पे बैठे होते भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से, और इन दोनों देशों के बीच जो जंग शुरू हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती? किस देश की तरफ और क्या कहते आप? नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रहता। और मैं अपील करता कि जिन दोषियों ने आक्रमण किया है ईरान के ऊपर, नेमली इसराइल और अमेरिका दोनों ने, इन दोनों को तुरंत अपने आक्रमण को रोकना चाहिए। बिल्कुल मामला अगर कोई है तो जो अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल बॉडी है उसमें ले जाना चाहिए। अगर इनको कोई शिकायत थी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, तो उसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी बनी संस्था है, वहां जाते, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाते। लेकिन युद्ध छेड़ देना सारी सारे नियमों और कानून के खिलाफ है। इसलिए इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इस तरीके से सब युद्ध की, इस जंग की शुरुआत की है इसराइल और अमेरिका ने घंटों के अंदर। प्लानिंग तो 3 4 5 महीने की चल रही थी ये, लेकिन शुरुआत एकदम हो गई है, अंदाजा नहीं लगा। ईरान तैयार था लेकिन खुल के नहीं आ रही थी बातें मीडिया में। ये सब जंग शुरू हो गई है, क्या ऐसे में कोई ऐसी संभावना बनती कि ईरान इजराइल और अमेरिका के पास जाए कि बस बहुत हो गया है? एक सवाल। दूसरा इससे जुड़ा है कि सर इजराइल और अमेरिका अगर ईरान के पास पहुंचते हैं कि बस अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, आप खत्म करिए, जंग में कुछ नहीं रखा, तो क्या सर ईरान इन दोनों की बात मानेगा? मैं नहीं समझता हूं कि ये परिस्थिति पैदा होगी। इसराइल और अमेरिका किसी भी हालत में ईरान से जाकर ये नहीं कहेंगे कि भाई जंग अब बंद कर दी जाए। और आप इस बात को मत भूलिए कि ईरान और अमेरिका में तो बातचीत चल रही थी ना। ऐसा तो नहीं था कि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत तोड़कर अमेरिका ने ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर हमला किया। तो इसलिए ये जाने वाले नहीं ही ईरान के पास। इस युद्ध का अंत, जैसा मैंने कहा, वो पुशबैक जो है अमेरिका में, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन का, उसी से इस युद्ध का अंत होगा। और मैं मानता हूं इस बात को कि हालांकि ये अमेरिका के सामने ईरान की सैन्य ताकत कम है, लेकिन फिर भी इतनी है कि कई सप्ताहों तक युद्ध लड़ सकता है। और ट्रम्प साहब ने खुद कहा है कि ये युद्ध कई
सप्ताहों तक चलेगा। ट्रंप अपनी सेना नहीं उतारते हैं ईरान में अभी तक। पिछला इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ट्रंप ने क्या, अमेरिका ने, मैं बात देश की कर रहा हूं, अमेरिका ने कभी भी ईरान के खिलाफ अपनी फौज जमीन पर नहीं उतारी है सर। जब उतारी है तो उसने सपोर्ट किया है ब्लाइंडली इसराइल को, इसराइल के थ्रू ईरान को कमजोर करने की कोशिश की है। ये सर क्या रणनीति है, क्या सैन्य और सामरिक नीति क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे सर इसको। नहीं, देखिए, अमेरिका में एक बात याद रखिए, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में एक बात का बहुत असर पड़ता है, और वो है व्हेन द बॉडी बैग्स स्टार्ट रिटर्निंग टू अमेरिका। कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड, माने आपके सोल्जर्स आमने सामने जब लड़ाई लड़ते हैं तो वो भी मारे जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आजकल जो युद्ध हो रहा है वो आकाशीय है। आप मिसाइल से वार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही है। इराक में जो युद्ध हुआ था तो उसमें अमेरिकी फोर्सेस ने जा जमीन पर लड़ाई लड़ी और इराक के ऊपर कब्जा किया था। अब जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में भी झड़प हुई थी 4 दिन की, वो जमीन पर लड़ाई नहीं हुई थी, सब आकाश में लड़ाई हुई थी। तो उसी तरह जितनी लड़ाई हो रही है आज मध्य एशिया में, वो लड़ाई आकाश में हो रही है, और यही स्वरूप बन गया है आज के युद्ध का। तो अमेरिका कभी ये रिस्क नहीं लेगा कि वो अपने सोल्जर्स को ग्राउंड एक्शन के लिए उतारे ईरान में। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जब कफन में लिपट कर वापस जाएंगे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा ट्रम्प की लोकप्रियता के ऊपर। सर दुनिया की महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन, ये तीन मानी जाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके सामने माफी चाहेंगे। रूस जो है वो सर ईरान को सपोर्ट करता है, चीन ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, दो महाशक्तियां ईरान को सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन जब ईरान जंग मैदान में जूझ रहा है, दो देशों के नहीं बल्कि 8 देशों, 8 2 10 देशों से, 8 मुस्लिम कंट्रीज आसपास के जहां बेसिस हैं बनाए हुए अमेरिका ने, अमेरिका और इसराइल, इतनों से सर अकेले जूझ रहा है। दोनों महाशक्तियां खामोश हैं, जिनसे बहुत अच्छे मधुर रिश्ते हैं रूस और चीन से ईरान के। क्यों? देखिए, खामोश नहीं है। रूस और चीन दोनों ने अमेरिका की भर्त्सना की है, इसराइल की भर्त्सना की है इस युद्ध को शुरू करने के लिए। और इस युद्ध के शुरू होने के पहले रूस और चीन पूरी तरह से अमेरिका ईरान को हथियारों से लैस कर रहे थे। आज भी मेरे पास डेफिनेट खबर नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उनका भेजा हुआ सामरिक सामान, सैन्य सामान ईरान को पहुंच रहा है। तो इसलिए वो तो हैं पूरी तरह से ईरान के साथ। और उन्होंने कड़े शब्दों में अमेरिका की और इसराइल की निंदा की है। इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है, और वो ईरान के साथ रहेंगे चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। सर उत्तरी कोरिया को लेके क्या कहेंगे? ईरान उत्तरी कोरिया भी अच्छे दोस्त हैं, और उत्तरी कोरिया जो है वो एटॉमिक पावर है, और अमेरिका की हवा खराब रहती है उससे। लेकिन उत्तरी कोरिया भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, मतलब जमीन पे, ईरान के साथ। नहीं, हो सकता है मैं अभी गलत अभी समझूं। नजर नहीं आए। हाँ, नहीं आएगा, अभी नजर नहीं आएगा इसमें। देखिए, इस युद्ध को ईरान को लड़ना पड़ेगा। इस युद्ध को लड़ने के लिए उसको जो साज सामग्री चाहिए वो ले सकता है दूसरे देशों से, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। लेकिन लड़ना पड़ेगा ईरान को। अभी ये परिस्थिति नहीं बनी है कि चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया उसमें सीधे दखल दें। सीधे दखल देने से अमेरिका के ही केस को बल मिलेगा, इसलिए ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पर चीन ऐसे तो नहीं है, इसलिए चतुर बंदा और खामोश है ईरान को लेके इस वक्त, अपना दोस्त है उसका, कि उसको ताइवान से 2027-28 में मुकाबला करना है, और वो उलझ जाएगा फिर ईरान के बीच घुसने पे। ये भी हो सकता है एक नहीं, एस्पेक्ट। ताइवान को आप इससे अलग रखिए। ताइवान एक बहुत बड़ा मसला है, और जिस दिन ताइवान को चीन लेना चाहेगा उस दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन अमेरिका और चीन भिड़ेंगे तो फिर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने से कोई रोक नहीं सकता। ईरान को लेके सर जो जंग चल रही है, खामेनी साहब का जो है
कत्ल कर दिया गया। सर अपने ही देश में इतने असुरक्षित हो गए खामेनेई साहब के बच नहीं सके, या बच सकते थे, उन्होंने बचना नहीं चाहा। नहीं, अब कोई अंदरूनी खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जानबूझ के कोई अपने को मौत के घाट क्यों उतरने देगा। इसलिए देखिए, इन्होंने क्या किया है ना, कि मोसाद जो इनका स्पाई संगठन है, खुफिया इजराइल का। संगठन है इसराइल का, उसने बहुत सारे जो देश हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके अंदर पैठ बना ली है। उसकी एक खासियत है। तो इसलिए ईरान की जो खुफिया एजेंसी थी उसके अंदर भी उनकी पैठ बनी हुई थी। उनके जो खेमेनी के जो लोग थे उसमें भी इनके एजेंट्स घुसे हुए थे। तो इसलिए उन लोगों ने खबर की कि भाई यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, इसलिए इस पर आक्रमण करके इनको खत्म करो। और ये एक नया तरीका युद्ध का शुरू कर दिया है इसराइल ने, कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो शासनाध्यक्ष है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऐसे लोगों को मार गिराओ। ये क्या तरीका है? ये तरीका नहीं सही है ना। सर सेना हमारे आपस में लड़ती है। सर आधा मिनट हमारे पास बचा, एक छोटा सा सवाल, बड़ा अहम जवाब चाहिए उसका, उम्मीद करता हूं मैं आपसे मिलेगा, कि क्या जो कट्टरता है, चरमपंथी जो पॉलिटिक्स है ईरान की, वो खत्म हो गई खामेनेई के मरने से या नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि खत्म हो गई। और वो खत्म होगी तो ईरान के लोगों के द्वारा ही खत्म की जाएगी। बाहरी हस्तक्षेप से नहीं खत्म होगा। क्या सर अमेरिका और इजराइल इस जंग का मकसद पालेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इसमें सफलता मिलेगी।